नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टीवी9 भारतवर्ष पर। देखिए, एक चरण का मतदान बचा हुआ है, चुनाव बिल्कुल अपने चरम पर है और इस वक्त बीजेपी के तमाम नेता पूर्वांचल में आपको देखने को मिलेंगे, देश की उन सीटों पर देखने को मिलेंगे जहां पर इस वक्त बहुत ज्यादा चुनाव प्रचार चल रहा है। हम काशी में हैं और काशी में आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है, टीवी के राम, मेरठ से बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल जी हमारे साथ हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको नमस्कार। अरुण जी, हम लोग काशी में हैं, शिव की नगरी में हैं। जनता तो आप ही को राम मानती है, तो राम की नज़र से शिव की नगरी में कैसा चल रहा है चुनाव, कैसा देख रहे हैं आप? चुनाव में बहुत उत्साह है लोगों का, बहुत पॉजिटिविटी है। स्पेशली काशी की अगर हम बात करें तो काशी से श्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि मैं ये मानता हूं कि उनको चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी लड़ना शब्द तब होता है जब दो कॉम्पिटिटर्स हों, कहीं आमने सामने कहीं खड़े हों, तो यहाँ तो वैसा है नहीं बिल्कुल भी। लेकिन फिर भी भाषा होती है तो भाषा में लड़ने का शब्द आता है, तो इसलिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी को मैं इसलिए कह रहा हूँ चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो इस देश के लिए किया है वो अद्भुत है, अभूतपूर्व है। पहले कभी किसी व्यक्ति ने न ऐसा सोचा, और जब सोचा ही नहीं तो करता कैसे। उन्होंने सोचा भी और किया भी है। और 2014 से लेकर, बल्कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे, तब से लेकर अब तक जो उन्होंने देश के लिए किया है, जो देश में उनका मान है, जो उनका सम्मान है, जो इंटरनेशनली वो जाने जाते हैं, तो यहाँ उनको लेकर चुनाव में वो कहीं से भी खड़े हो जाएं फॉर दैट मैटर। और ये तो बहुत ही पवित्र पावन नगरी है, ऐसी उतनी ही पावन है जितने पावन वो स्वयं भी हैं। मैंने रामायण की करीब 2.5 साल तक का वक्फा था वो, जो वो स्पैन था, और उसमें धीरे धीरे कुछ चीज़ें समझ में आने लगी थी कि परमात्मा जो है वो अपना जो अंश होता है वो कैसे यहाँ नीचे भेजता है। कभी कभी तो स्वयं अवतरित होता है, जैसे भगवान राम अवतरित हुए थे, पर कभी कभी वो अपना अंश भेजता है यहाँ कुछ लोगों में। और बल्कि कुछ लोगों में नहीं, परमात्मा का अंश सब में होता है। कुछ को वो समझ में आ जाता है, और जिनको समझ में आ जाता है उनमें से कुछ बहुत कम बिरले ऐसे होते हैं जो उसे डेवलप करते हैं अपने आप में। श्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे ही इंसान है। भगवान विष्णु का अंश सब में होता है, उनमें भी है। उन्होंने उसको जाना, पहचाना और अपने देश के लिए उस अंश को डेवलप किया है। नहीं तो ये लोगों ने तो कह दिया विष्णु के अवतार हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता कहते हैं भगवान है वो। तो मैं वहाँ तक, उस शब्द तक नहीं जाना चाहूँगा। हालांकि उसे कहा जा सकता है, इन शब्दों में भी कहा जा सकता है। शब्द अपने अपने होते हैं, मैं ये मानता हूँ। अपना अपना ढंग होता है किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करने का। जी, मैं ये मानता हूँ कि क्योंकि अभी मानव है वो, तो हम उन्हें भगवान तो नहीं कह सकते, बिल्कुल। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उनमें जो अंश है परमात्मा का, वो उन्होंने इतना ज़्यादा डेवलप कर लिया है कि वो अपने देश के लिए इतना कुछ कर पाए। क्योंकि एक मानव के बस का नहीं होता इतना करना, जब तक कि उसमें ऊपर से न आया हो कुछ। तो इसलिए जो उन्होंने किया है वो हम ये कह सकते हैं कि वो भगवान। अरुण गोविल कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी महामानव हैं। देखिए, अब शब्दों को आप कुछ भी लगा लें, वो ये आपका शब्द है, मेरा शब्द नहीं है। हाँ। मैंने महामानव उनके लिए यूज़ नहीं किया है। मैंने उनके लिए यूज़ किया है कि वो एक मानव है और उनमें भगवान। उन्होंने भी कहा कि मुझे ये समझ में आता है कि अब मुझे किसी खास प्रायोजन से भेजा गया, उन्होंने भी कहा है। ये सही बात है, बिल्कुल। इसीलिए मैंने कहा ना, उन्होंने उस अंश को पहचाना और अपने आप में डेवलप किया इतना ज़्यादा। हालांकि उनका अब जो पास्ट है, जिसे हम कहते हैं कि वो एक चाय बेचने वाले से उनकी ज़िंदगी शुरू हुई जी। एक ऐसा व्यक्ति आज किस मकाम पर है, किस स्टेटस पर है, आप देखिए। अगर उसमें कुछ नहीं होता, एक्स्ट्रा जिसे हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं, वो नहीं होता तो वो कैसे हो, कहाँ आज वो यहाँ तक कैसे पहुँचते। तो वो उनमें वो है, और ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने उसको स्वयं के लिए यूज़ नहीं किया, किसी व्यक्ति विशेष के लिए यूज़ नहीं किया। उन्होंने उसे देश के लिए, समाज के लिए और विश्व के लिए उस अंश को यूज़ किया है। तो आपकी उनसे जो पहली मुलाकात हुई तो क्या बातचीत हुई? मुलाकात होती रहती है आपकी उनसे, और या पहली मुलाकात कब हुई थी आपकी? देखिए, कितनी बड़ी, मैंने बहुत बार, मेरा मन किया था कि मैं उनसे मिलूं। शायद सभी का करता होगा, मेरा मन किया था मैं उनसे मिलूं, और मैंने कभी उसके लिए एक्स्ट्रा कोशिश नहीं की थी। ये मैं सच बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल
मेरी उनकी पहली मुलाकात अभी हुई थी जब मेरठ से उन्होंने अपने चुनावी इसका प्रचार की शुरुआत आगाज़ की। किया था। जी, जी। और मैं मेरठ से चुनाव लड़ा हूँ, तो उस दिन मैं भी स्टेज पर था। पहली बार मिले तब आप? मैं पहली बार उनसे तब मिला था। मैं उससे पहले उनसे तो कभी टिकट नहीं जब मिला। आपको मिली तो कोई बातचीत नहीं हुई उनसे फोन पर या कैसे? नहीं, मैंने मेरी कभी कोई बातचीत उनसे नहीं हुई, ना फ़ोन पर हुई, ना मैं मिला हूँ उनसे, ना मैंने उनको पर्सनली देखा था, दूर से भी नहीं देखा था मैंने। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, जो है वो है, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं नॉर्मली मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। नहीं, झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। तो उस दिन मैं उनसे मिला था और उन्होंने मुझसे एक हैंडशेक किया, बहुत ही वार्म, बहुत स्ट्रॉन्ग हैंडशेक था, और एक ही शब्द बोला था उन्होंने मुझे, स्वागत है। जब वो आए, जब वो जाने लगे तो फिर हमारा आमने सामना हुआ, और फिर उन्होंने कहा कि मन लगाकर काम करो, खूब काम करो। ये दो शब्द उन्होंने, दो लाइनें मेरे से कही थी। बस मेरी और उनकी मुलाकात इतनी ही है। नहीं तो किसने आपको फोन किया था कि आपको मेरठ से चुनाव लड़ना है? बीजेपी के किस नेता ने, किसी बड़े नेता ने किया होगा? नेताओं के नाम की बात जाने दीजिए, लेकिन मुझे फ़ोन आया था कि हम ऐसा सोच रहे हैं, हाउ इज़ इट विद यू। मैंने कहा ठीक है। और ये भी बड़े एक अद्भुत बात है, बड़ी नई बात है ये। मुझे पहले भी चुनाव के लिए कहा जाता रहा है, जी। बहुत बरसों से कहा जाता रहा बिल्कुल। है, और मेरा कभी मन नहीं किया था कि मैं चुनाव में जाऊं, मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा लूं कभी। इस बार मुझे नहीं पता कि क्या था, शायद ये ऐसा होना था, ये समय आ गया था। मेरा मन ने कहा कि हाँ ठीक है। मैंने कहा ठीक है। मतलब मन कर गया या मोदी जी से प्रभावित हो गया इसलिए भी? नहीं, मोदी जी से तो मैं कब से प्रभावित हूँ, वो तो कोई नई बात नहीं है। हाँ, है ना। तो पर मेरा मन किया कि हाँ, मैंने कहा, मैंने उस बात को हाँ कही। भारत हमारी महान धरती है, पवित्र धरती है। यहाँ वेदों ने जन्म लिया, यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, यहाँ श्री राम ने अवतार लिया। तो ये एक बहुत पावन धरती है, और इस धरती को कुछ करने के लिए, इसको कुछ एक और नया स्थान देने के लिए, नया स्टेटस देने के लिए वर्ल्ड में, यहाँ के लोगों का कल्याण करने के लिए इस व्यक्ति ने अवतरण लिया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी से के बारे में आपके बड़े अच्छे विचार हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप अभी बीजेपी से तो चुनाव लड़ रहे हैं, अब तो आप बीजेपी में हैं, लेकिन 80s में शायद आपने कांग्रेस पार्टी के लिए भी प्रचार किया है, अगर मैं गलत नहीं मैंने हूं तो। एक चुनाव में प्रचार किया था जी। जब बीपी सिंह साहब इलाहाबाद से खड़े हुए थे। जी। उन्होंने चुनाव लड़ा था, और शास्त्री जी के लड़के अनिल या सुनील थे मेरा ख्याल, वो खिलाफ उसके लड़ रहे थे। जी। और तब उसका कारण ये था मेरी कोई मुझसे कांग्रेस से मेरी कोई वो नहीं थी, बिल्कुल भी ना तो जान पहचान थी, ना कुछ था, ना कुछ। मुझे श्री राजीव गांधी ने पर्सनल फ़ोन किया था उस काम के लिए, और मैं उन्हें ना नहीं कह सका। उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है, आप हमारे लिए एक इलाहाबाद में एक चुनाव हो रहा है, आप हमारे लिए प्रचार राजीव गांधी करेंगे? ने डायरेक्ट कॉल किया आपको? जी ही कॉल में, पहले उनके पीएस ने कॉल किया, उसके बाद वो फ़ोन पर आए। राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं आपको? राहुल गांधी मुझे अभी नेता नहीं लगते। उनकी बातों में ना बहुत परिपक्वता नहीं है, इरेगुलरिटीज़ हैं। वो जिसे एक सधा हुआ व्यक्ति कहते हैं ना हम, एक बड़े नेता के लिए होना, सधा हुआ व्यक्तित्व होना बहुत ज़रूरी होता है, वो मुझे उनमें नहीं लगता। नहीं तो इसका कोई उदाहरण देना चाहेंगे आप, क्यों अपरिपक्व लगते हैं? कोई बयान आपने सुना उनका जो आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, क्या? बयान नहीं, बहुत ज़्यादा तो उनको सुनता भी नहीं हूँ, मैं आपको सच बताऊँ, बहुत ज़्यादा नहीं सुनता हूँ। उनके बारे में जो कभी कभी कुछ छपता रहता है वो सब सुनता रहता हूँ। पर उनके कांग्रेस ने अभी जितने भी काम किए हैं, जितने भी जो चुनाव भी उनका चल रहा है, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो कुछ अपनी बात कहते हों। पहली बात तो वो सबकी बुराई, स्पेशली बीजेपी की और श्री नरेंद्र मोदी की बुराई, उसके सिवा उनके पास कोई काम होता नहीं है नॉर्मली। और जो उन्होंने एजेंडा बनाया है अपना, नहीं, लेकिन लोग कुछ और कह रहे हैं अरुण जी, और लोग कह रहे हैं राहुल गांधी जब राजनीति में आए थे और आज का राहुल गांधी बिल्कुल बदल गया है। वो परिपक्व हुए हैं, जमीन के मुद्दे समझने लगे हैं, और वो अपनी बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो 8,500 रुपये एक महिला को देंगे, 1 लाख रुपए सालाना, आएंगे तो खटाखट गरीबी हटा देंगे, आएंगे तो यहाँ पर अग्निवीर स्कीम खत्म कर देंगे, सब ये सब बात। एक बात बताइए, ऐसा कोई यंत्र बना है या कोई मशीन बनी है जो गरीबी को खटाखट हटा दे? उसके लिए काम करने पड़ते हैं, उसके लिए समय चाहिए होता है, समय लगता है उसमें। होल एक सिस्टम को चेंज करने के लिए हमको समय चाहिए होता है। और आज जो उन्होंने अपना जो एजेंडा बनाया है, उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो इस देश के लिए बहुत घातक सिद्ध होंगी। जैसे 370 हटाने वाली बात, 370 को वापस लाने वाली बात वो कहते रहते हैं कांग्रेस। ये तो नहीं कही मैनिफेस्टो, कांग्रेस के लोग, मैनिफेस्टो में नहीं है। हाँ। कांग्रेस के लोग कहते रहते हैं कि हम 370 को वापस कर देंगे। कौन से नेता ने कैसे कही? कर देंगे? किस नेता ने कही?
कुछ बातें सुनाई देती रहती हैं, ऐसा नहीं होता। अच्छा। हाँ, कुछ बातें हैं जो सुनने में आती हैं, तो बात होती है। तो कांग्रेस तो 370 पे कभी उसने नहीं कहा कि हम दोबारा आएंगे तो करेंगे। वो सीए को लेकर कह रहे हैं कि जो नागरिकता संशोधन कानून है उसको लेकर कह रहे हैं कि हम हटा देंगे, लेकिन 370 को लेकर तो कांग्रेस ने शायद कभी मैंने नहीं कहा। ऐसा सुना था कि ऐसा कहा गया है जी। मैंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा उनको सुनता नहीं हूँ, और तो अगर उन्होंने नहीं कहा है तो बहुत अच्छी बात है कि वो जो देश के लिए अच्छा हुआ है वो उसको मान रहे हैं, उसका मान कर रहे हैं। तो उनकी जो चीज़ें हैं वो बहुत कुछ भी ठोस ऐसा नहीं है कि जिससे लगे कि हाँ हिंदुस्तान जो है हमारा और तरक्की करेगा। वो तो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो पहला फैसला 30 लाख नौकरियां, सटासट सटासट और सटासट। देखिए सटासट जो शब्द है ना, वो मुझे मेरे तो गले नहीं उतरता है वो सटासट जो है वो। मतलब हम खाना भी खाते हैं ना तो सटासट नहीं खाते हैं, वो खाना भी सट करके जाता है, फिर हम उसको चबाते हैं, फिर दूसरा कौर लेते हैं, फिर चबाते हैं। वो भी सटासट कुछ नहीं होता देश में। मैं यूपी में, पूर्वांचल में, बिहार से लगते इलाके में काफ़ी घूमा हूँ। एक सेंस जो गया है बीजेपी के नेताओं के बयान के बाद, वो आरक्षण का मुद्दा, और कई लोग, सब लोग नहीं लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो क्या आरक्षण खत्म कर देगी। ये सवाल हमसे भी पूछते हैं। तो वो चाहे अनंत हेगड़े हों, चाहे वो अरुण गोविल हों, क्या उनके बयान से आरक्षण के मुद्दे पर क्या लोगों के बीच गलत मैसेज चला गया क्या बीजेपी की तरफ से? देखिए, ये जितने भी बड़े मुद्दे हैं, ये लोकल या जो स्थानीय जो एमपी जिन्हें हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद कहते हैं, ये उनके पहली बात तो उनके डिसाइड करने के लिए नहीं है। ये पूरे देश का मुद्दा है, और पूरे देश का मुद्दा जो है, जो हमारा नेतृत्व होता है, वो वहाँ से उसकी शुरुआत होती है। ठीक है। तो ये जो भी निर्णय है ये उन्हें वो ही लेंगे, जो शीर्ष नेतृत्व जिसे हम कहते हैं। जी जी जी, ये मुद्दे नहीं, लेकिन फिर तो आप लोगों को, बीजेपी के नेताओं को समझाना चाहिए। जैसा कि आपने भी कहा कि मोदी जी, आप समझाइए, जैसे मोदी जी बड़ा काम करना चाहते हैं कुछ, तो ऐसा क्या 400 सीटें लाकर क्या करना चाहती है बीजेपी? ये मैसेज लोग सवाल पूछ रहे हैं। ये आने दीजिए ना पहले 400, तो 400 मतलब 270 280 सीटों में वो काम नहीं हो सकता जो 400 में हो सकता है। ऐसा कौन सा काम है? अब ये कौन सा काम है ये तो वही बता पाएंगे आपको। कुछ तो इस देश के लिए ज़रूर होगा, और इस देश के भले के लिए होगा, वो जो भी होगा, अगर ये है। क्योंकि वो कोई भी काम बगैर सोचे समझे नहीं करते हैं, उसके पीछे उनकी एक सोच होती है, और उनकी सोच हमेशा से बहुत ज़्यादा इस देश के लिए भला करने की ही रही है। आपने हिंदू हृदय सम्राट की भूमिका निभाई टीवी पर, भगवान राम की भूमिका निभाई आपने। मैंने कहा कांग्रेस ये कह रही है, कांग्रेस ये भी, आप लोग मुस्लिम आरक्षण का आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर। आप लोग ये कह रहे हैं कि ओबीसी का आरक्षण निकालकर मुस्लिमों को दिया जा रहा है। कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस पूछ रही है कि मुस्लिमों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि धर्म के नाम पर आरक्षण होना चाहिए। और जो मुस्लिम की जो पिछड़ी जातियां हैं उनको नहीं मिलनी चाहिए, उनको नहीं मिलना चाहिए। धर्म के नाम पर नहीं होना चाहिए, नहीं, जातियों के नाम पर नहीं। वो अगर मुस्लिम में भी हैं तो जातियों के नाम पर, जातियों के नाम पर बात अलग है। देखिए, जो पिछड़ी जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, जो उनको अगर आरक्षण मिलता है तो ठीक है, लेकिन आप धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये मेरी पर्सनल राय है। नहीं तो फिर तो उनको भी नहीं होना चाहिए, जो गैर मुस्लिम हैं उनको भी नहीं होना चाहिए धर्म के आधार पर। सिख को, जैन को, इनको भी नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये मेरी पर्सनल राय है। ये मैं बीजेपी की राय भी नहीं बता रहा हूँ इसे, ना मैं अपने नेतृत्व की राय बता रहा हूँ, ये मेरी एक पर्सनल राय है। नहीं, संविधान नहीं कहता, लेकिन संविधान के तहत ही वो जो मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया। संविधान में ऐसा कहीं है कि धर्म के नाम पर आरक्षण दिया जाए? धर्म के नाम पर नहीं, पिछड़ी जातियों के नाम पर मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन वो मुस्लिम धर्म के हैं। नहीं, उसको उससे क्यों जोड़ते हैं आप? आपकी पार्टी जोड़ती है सर। नहीं, मेरी बात नहीं, मेरी पार्टी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर पिछड़ी जाति है, वो चाहे कोई भी हो, वो पिछड़ी जाति है, उसको आप ये क्यों कहते हैं कि ये मुस्लिम पिछड़ी जाति है, ये हिंदू पिछड़ी जाति है? वाई? मैं नहीं कह रहा हूं। आप पिछड़ी जाति है ना, पिछड़ी जाति को आप आरक्षण जरूर दे दीजिए उसको, और आरक्षण भी इसलिए दिया जाता है कि ताकि उनको उठने में मदद मिले। तो अरुण गोविल चाहते हैं कि संविधान में बदलाव हो या नहीं? मोदी जी ने कहा है कि संविधान में बदलाव नहीं होगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अरुण जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।